नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ओवरहेड लाइन में गार्डिंग क्या होती है, गार्डिंग कितनी प्रकार की होती है, गार्डिंग क्यों की जाती है, गार्डिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सब के बारे में जानेंगे। और गार्डिंग मतलब कि प्रकार के हिसाब से कहाँ कहाँ कौन सी गार्डिंग स्थापित की जाती है, ट्रांसमिशन लाइन में कौन सी गार्डिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कौन सी गार्डिंग होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन सी गार्डिंग होती है, मतलब कि वर्टिकल लाइन में कौन सी गार्डिंग होती है, और इस गार्डिंग का संयोजन कहाँ होता है और किस प्रकार से इसका स्थापना की जाती है, ये सब इस वीडियो में देखेंगे। गार्डिंग करने के बाद आपको ये बताऊंगा सैग क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन में या ओवरहेड लाइन में जोल क्या होता है। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आज दोनों के दोनों टॉपिक, दोनों के दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना और प्रत्येक बातें, प्रत्येक जो कॉन्सेप्ट है वो आप आराम से क्लियर करते लिखना और अपने नोट्स में जरूर लिखना। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि नोट्स जरूर बनाना, नोट्स अपडेट करते रहना, क्योंकि अभी वो आपकी घड़ी, वो आपका समय आने वाला है। जितने आप लोगों ने पीछे मेहनत की थी, आप लोगों ने जितने वीडियो देखे थे, जितना सिलेबस कवर किया था, उस सब का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और अभी आप अपनी तैयारी और तेज कर दो, क्योंकि इसी महीने में आपके टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्तियां जारी होने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मौका है, एक आखिरी चांस है, क्योंकि आगे तो धीरे धीरे पता नहीं वैकेंसी कब आएंगी। इसलिए तैयारी जोर शोर से शुरू कर दो और मतलब कि आपका टाइमिंग बढ़ा दो, 8 से 10 घंटे पढ़ाई शुरू कर दो। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अभी गार्डिंग क्या होती है। अब देखेंगे गार्डिंग के बारे में। आज का वीडियो कितने नंबर का है? आज का वीडियो है 224 नंबर का। ये अपना जो सिलेबस चल रहा है 224 नंबर के वीडियो पार्ट नंबर पावर सिस्टम में 19 चल रहा है। आज इस वीडियो में देखेंगे गार्डिंग क्या होती है। मैं हिंदी में लिख देता हूं गार्डिंग, इसके बारे में आज का आपको बता लेना। और दोनों टॉपिक कौन सा, एक सैग वाला और एक गार्डिंग वाला, दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो गार्डिंग होती क्या। सबसे पहले आप लोगों ने किसी 11 केवी की लाइन देखी होगी या 33 केवी की लाइन देखी होगी या फिर मतलब कि 132 केवी की बड़ी बड़ी सीटियों में लाइन देखी होगी। वहाँ क्या होता है कि जैसे रोड के पार, रोड को क्रॉस करके कोई लाइन जा रही है, रोड को क्रॉस करके कोई लाइन जा रही है, या फिर किसी गली को करके जा रही है, किसी गली में क्रॉसिंग जा रही है, किसी रास्ते पे क्रॉसिंग जा रही है, रेलवे लाइन पे जा रही है, या किसी एक लाइन से ऊपर दूसरी लाइन जा रही है। तो वहाँ क्या होता है, उस तार के, उस लाइन के नीचे कुछ जाल बिछा होता है तारों का, उस लाइन के नीचे कुछ जाल तारों का बिछा होता है, उसी को कहते हैं गार्डिंग। आपको मैं डायग्राम से दिखाऊंगा कि गार्डिंग क्या होती है। तो ये कह सकते हैं इस गार्डिंग के अंदर ही क्या होते हैं, एक प्रकार का सुरक्षा चक्र होता है, एक प्रकार का सिरोपरी लाइन का क्या होते हैं, सिरोपरी लाइन का सुरक्षा चक्र होता है। क्या होता है, सुरक्षा चक्र होता है। अब सुरक्षा चक्र कैसे, वो भी बताऊंगा आप लोगों को मैं। अब देखो इसमें और क्या लिख सकते हैं। अब देखो ये तो है सुरक्षा चक्र, सुरक्षा चक्र कैसे होगा आपको बताऊंगा। देखो लेकिन उससे पहले ये कह सकते हैं कि गार्डिंग की आवश्यकता क्यों होती है। अब आपको बताता हूं। देखो सभी प्रकार की सिरोपरी लाइनें होंगी, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो। सभी प्रकार की ओवरहेड लाइन या ट्रांसमिशन लाइन के चालक, जैसे चालक तार होते हैं, 3 फेज के होंगे या सिंगल फेज के होंगे तो 2 तार होंगे, 3 फेज के होंगे तो या न्यूट्रल साथ में होगा, तो 4 भी हो सकते हैं, 5 तार भी हो सकते हैं, 5 होंगे, एक न्यूट्रल का होगा, एक अर्थ का होगा। तो उसका आंधी में, तूफान में, जैसे किसी भूचाल में और चालक तार टूटने का खतरा रहता है। जैसे आपको दिखाऊं, जैसे कोई सड़क जा रही है, ये सड़क है, यहाँ पे ये सड़क आपकी, और सड़क से ये लाइन पार होगी, ऐसे 3 फेज की लाइन आपकी ऐसे ऐसे पार है, सड़क को पार कर रही है लाइन आपकी, कौन सी, ये लाइन। अब क्या होगा, देखो यहाँ से आपका सड़क जा रही है, ऐसे आप जा रहे हो या मोटर गाड़ी जा रही है या कोई इंसान जा रहा है या मानव जीवन जा रहा है, कोई पशु पक्षी है, तो क्या होगा आंधी में क्या होगा, ये झोल लगाएंगे, ऐसे हिलेंगे तार, आंधी में भी तार टूटेंगे। जैसे मानेंगे तार टूट गया, ये तार यहाँ से टूट गया, ये आपका पोल है, तार यहाँ से टूट गया, तो क्या होगा, तार नीचे तो आएगा, ये चालक तार नीचे आएगा। जैसे ये लाइव तार है, मतलब कि धारा प्रवाहित हो रही है या लोड इसमें चल रहा है, तो तार कहाँ जाएगा, पूरा सीधा रोड पे आएगा। तो एक तो उसकी यांत्रिक चोट लगेगी, एक तो यांत्रिक चोट लगेगी और दूसरा विद्युत आघात लगेगा, विद्युत झटका लगेगा, जिससे कि मानव जीवन को खतरा हो सकता है। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, ये सिरोपरी लाइन का सुरक्षा चक्र है, इसकी सुरक्षा करता है। अब क्या कह सकते हैं कि जैसे कि सड़क के या किसी लाइन के या किसी रास्ते के गली के ऊपर जो ओवरहेड लाइन जाती है, उसके चालक तूफान के कारण, सभी प्रकार की ओवरहेड लाइन के चालक आंधी, तूफान, भूचाल या किसी दुर्घटना से चालक टूटने की संभावना बनी रहती है।
जिससे उसे टूटे हुए चालक से क्या होगा, टूटे हुए चालक से मतलब कि दुर्घटना होने की संभावना रहती है। दुर्घटना क्या हो सकती है, यांत्रिक चोट लग सकती है और दूसरा विद्युत झटका लगने की संभावना बनी रहती है, जिससे मानव जीवन को जीवन का खतरा रहता है, लाइफ का खतरा हो जाता है। इसलिए किसी सड़क, रेलवे लाइन, नदी, नहर या किसी अन्य विद्युत लाइन या टेलीफोन की लाइन, कम्युनिकेशन लाइन को पार करती हुई कोई भी ओवरहेड लाइन जाती है तो उससे ओवरहेड लाइन के चालक तार के टूटने से जो खतरा होता है उससे सुरक्षा करने के लिए इस गार्डिंग का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसको शिरोपरी लाइन का सुरक्षा चक्र के नाम से भी जाना जाता है। अब इस खतरे से बचने के लिए क्या करेंगे, गार्डिंग करेंगे। गार्डिंग क्या होती है आपको दिखाता हूँ। देखो गार्डिंग होती क्या है, उसका संयोजन कैसे होता है आपको दिखाता हूँ। जैसे कोई ये लाइन है, आप गौर से देखना, ये आपका पोल है, आपको गार्डिंग दिखाता हूँ। दोनों प्रकार की गार्डिंग कितनी होती है वो आपको सब दिखाऊंगा। जैसे आपका पोल है, ठीक है, इस पोल पे क्या होंगे, इस पोल पे आपके ये क्रॉस आर्म होगा, ये क्या होगा, क्रॉस आर्म होगा यहाँ पे, ठीक है। और एक पोल आपका ये रहेगा, गौर से देखना मेरी बातें। एक पोल माना कि आपका ये रहेगा, इस पे भी आपका क्या है, ये क्रॉस आर्म है, ठीक है, ये क्रॉस आर्म है। यहाँ इंसुलेटर लगे होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये इंसुलेटर लगे हैं, मैं आपको इंसुलेटर का दिखा देता हूँ। ये जो इंसुलेटर लगे हैं, ये इंसुलेटर होगा, 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 ये इंसुलेटर, ये इंसुलेटर, इसमें अब यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ चालक तार लगाएंगे। माना कि चालक तार यहाँ से चल के लाइन आती है, ये लाइन आती है, देखो ये लाइन आ गई आपकी चलती हुई। देखो गौर से देखना मेरी बातें, आपको पूरी एक एक डिटेल से समझाऊंगा गार्डिंग होते क्या, किस प्रकार से गार्डिंग का प्रयोग किया जाता है और गार्डिंग होती क्या है। ये आपकी लाइन चली गई है, ठीक है, ये आपकी लाइन जा रही है, ये आपकी लाइन जा रही है। अब यहाँ देखो इसके नीचे क्या आपकी सड़क है मान लेंगे, या कोई दूसरी लाइन है यहाँ नीचे इसके, और या फिर आपकी सड़क जा रही है, यहाँ से सड़क जा रही है, ऐसे ये सड़क जा रही है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जैसे कभी ये लाइन जा रही है, सड़क जा रही है, सड़क से क्या होगा, जैसे कभी भी ये चालक तार यहाँ से टूटता है, नीचे आएगा, नीचे सड़क पे जैसे कोई मानव जीवन को खतरा हो सकता है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसके नीचे गार्डिंग लगा देंगे, ठीक है ना। इसके नीचे क्या लगाएंगे, गार्डिंग लगा देंगे यहाँ से। तो गार्डिंग क्या होते हैं, ये पोल के ऊपर लगाते हैं ऐसे, ये ऐसे लगा देंगे गार्डिंग। ये लगाई गार्डिंग, और यहाँ क्या होगा, नीचे एक जाल सा होगा, नीचे इसके ये होगा नीचे जाल सा। तो इस लाइन के नीचे क्या होगा, एक जाल बिछा हुआ तारों का, वो भी चालक तार ही होते हैं, तारों का एक जाल बिछा होता है जिसको कहते हैं गार्डिंग। इससे क्या होगा, जब भी कोई चालक तार टूटेगा तो सीधा चालक तार कहाँ पड़ेगा, इस जाल, इस जैसे लाइन है ना, ये लाइन ऐसे इसके नीचे जाल लिखा देंगे, ऐसे जाल बिछा देंगे, जाल के ऊपर ही पड़ेगा ऐसे, उसको कहते हैं गार्डिंग। एक गार्डिंग तो इस प्रकार होती है, दूसरी गार्डिंग कैसे होती है, ये लाइन तो कैसे थी, ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यदि वर्टिकल लाइन खड़ी कर दी जाए, जैसे वर्टिकल लाइन आपको दिखाता हूँ, जैसे पोल आपका ले लिया है मैंने, ये पोल ले लिया, ठीक है, और यहाँ से इस पोल पे ये इंसुलेटर लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगा दिया इंसुलेटर, और ये पोल ले लिया लंबा मान यहाँ से। अब देखो यहाँ क्या होगा, आप समझ रहे हो कि ये लाइन जा रही है यहाँ से, ये लाइन चलेगी, ये चलेगी, ये चलेगी, ये लाइन चलेगी, तो यहाँ N होगा, ये L1 होगा, ये L2 होगा, ये L3 होगा, ऐसे होते देखो। अब इसमें जैसे ये खड़ी लाइन, जैसे ये पोल है, यहाँ लाइन सीधी लाइन जा रही है, वो तार ऊपर नीचे ऐसे, ये तो चार तार बराबर थे और ये तार ऊपर नीचे हैं, तो इसमें गार्डिंग कैसे होगी, इसमें गार्डिंग ऐसे होगी, ये होगी गार्डिंग, ठीक है ना। और ये यहाँ पे एक अर्थ का तार लेंगे नीचे, उसमें लगाएंगे गार्डिंग, ये होगी आपकी गार्डिंग, ये एन, ये ई लगा दिया, ये होगी आपकी गार्डिंग। और इसको नीचे से यहाँ पे एक अर्थ होता है, ये इसको अर्थ कर देते हैं। ये कौन सी गार्डिंग है ये आपको बताऊंगा। एक तो ये गार्डिंग होती है, एक ये, और कुछ गार्डिंग ट्रांसमिशन लाइन में होते हैं। तो ये कह सकते हैं मानव जीवन से खतरे से बचने के, मानव जीवन को ओवरहेड लाइन के खतरे से बचने के लिए गार्डिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब गार्डिंग होती है, देखो गार्डिंग है ना, गार्डिंग को अर्थ किया जाता है। सभी प्रकार की गार्डिंग, किसी प्रकार की गार्डिंग होगी या सुरक्षा चक्र होगा, उसको अर्थ करेंगे। इसका मतलब ये क्या है, ये भी चालक तार ही है, ये भी क्या है, चालक तार ही है, इंसुलेटर नहीं है, ये भी चालक तार है,
ठीक है, ये ऐसी लाइन खड़ी होगी ना, ऐसी लाइन जाएगी, तो यहाँ इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे जाल लगा, जैसे एक तार ये जा रहा है, एक ये है, एक ये है, ये दोनों तार जा रहे हैं, तो यहाँ इसके चारों तरफ क्या है, ये चालक तार लगा देंगे। इतना लगाएंगे कि हिल की गार्डिंग से टच नहीं हो, ठीक है। और इस चालक तार में गार्डिंग न्यूट्रल व अर्थ से कनेक्ट होती है, और इस गार्डिंग में ये सिर्फ अर्थ से ही कनेक्टेड होती है। ये तो थी इसकी बात है गार्डिंग की, ठीक है। तो गार्डिंग में ये जो गार्डिंग, इसमें करंट क्षमता, इसमें देखो बात आती है गार्डिंग की तनन क्षमता, और आपसे पूछी जाएगी, और गार्डिंग की करंट क्षमता पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। तो अब गार्डिंग की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, गार्डिंग की परिभाषा देखो, ओवरहेड लाइन के चालक के खतरे से बचने के लिए लाइन के नीचे एक चालक तारों का जाल बिछाया जाता है, जिसे गार्डिंग कहते हैं। गार्डिंग को हमेशा अर्थ से कनेक्टेड किया जाता है। अब देखो, आप लोगों ने वो नियम पढ़े थे ना, भारतीय विद्युत अधिनियम, उस अधिनियम के तहत बताते हैं ये गार्डिंग कितने नियम में आती है। देखो, IER इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 87 के अनुसार, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 87 के अनुसार लाइन की चारों ओर गार्डिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। कहाँ पे, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार सभी प्रकार की ओवरहेड लाइन, ये किस में आता है, 87 रूल में आता है। सभी प्रकार की ओवरहेड लाइन जो सड़क, लिख लेना, जो सड़क, गली, रेलवे, नदी, नहर, कम्युनिकेशन लाइन या किसी अन्य वोल्टेज की लाइन को पार करती है, क्रॉस करती है, तो उस लाइन के नीचे गार्डिंग का लगाना अनिवार्य है, गार्डिंग स्थापित करना अनिवार्य होता है। ये रूल नंबर 87 में आता है। उसके बाद बात आती है रूल नंबर 89, IER इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 89 में आता है कि सभी प्रकार की ओवरहेड लाइन में प्रयोग की जाने वाली गार्डिंग को अर्थ करना अनिवार्य है, ठीक है ना, अर्थ करना अनिवार्य है। ये रूल नंबर 89 में आता है। अब आपको बताता हूं गार्डिंग की करंट वहन क्षमता कितनी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चालक तार टूटेगा, सीधा गार्डिंग में ये चालक तार टूटेगा, इसमें माना कि करंट चल रहा है, ये सीधा इसके साथ टच होगा, इसमें करंट आएगा, तो इसकी करंट वहन क्षमता कितनी होनी चाहिए। इसकी करंट वहन क्षमता देखो, इसकी करंट वहन क्षमता इतनी होनी चाहिए कि गार्डिंग के जलने से पहले लाइन बंद हो जानी चाहिए, या गार्डिंग का सर्किट बंद हो जाए, क्योंकि ये अर्थ से कनेक्टेड होती है, और ये अर्थ इसकी जहाँ पर है, जहाँ कंट्रोलिंग होती है, वहाँ से कनेक्टेड होकर आती है अर्थ से, और वहाँ इसका सर्किट ऑफ हो जाना चाहिए। गार्डिंग के जलने से पहले गार्डिंग का सर्किट ऑफ हो जाना चाहिए, इतनी करंट वहन क्षमता इसमें होनी चाहिए। एक बात आती है गार्डिंग की तनन क्षमता, तनन सामर्थ्य कितनी होनी चाहिए, काफी बार पूछा जाता है। गार्डिंग की तनन क्षमता, गार्डिंग को कितनी स्पीड से, कितनी मतलब कि बाहर से खींचा जाना चाहिए, तो गार्डिंग की तनन क्षमता होती है 635 kg। लिख लेना, गार्डिंग की तनन क्षमता, गार्डिंग की तनन क्षमता या सामर्थ्य 635 kg होती है, ठीक है ना। गार्डिंग की तनन क्षमता कितनी होती है, 635 kg से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा गार्डिंग पहले टूट जाएगी। 635 kg का मतलब, इसको यदि यहाँ से कोई तार खींचे तो 635 kg इसको वजन लटकाएंगे, 6 क्विंटल वजन लटकाएंगे, तो उतनी क्षमता होनी चाहिए, इससे कम तो नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो तार का जो वजन आएगा उससे गार्डिंग टूट जाएगी। तो उस तार का वजन कितना स्पीड से आता है, कितना वजन लेके आता है, उस वजन की तनन क्षमता कितनी होनी चाहिए, 635 kg। तो 635 kg से अधिक नहीं आता है, इसलिए गार्डिंग की तनन क्षमता इतनी चाहिए। नीचे गार्डिंग लगाते हैं उसको, जैसे तार ऊपर से टूट गया, अगर गार्डिंग टूट जाएगी तो क्या फायदा, इसलिए कहते हैं उस गार्डिंग को कितने स्पीड से, कितने हिसाब से उसको खींचना चाहिए, 635 kg वजन लटकाएंगे, तब तक वो वजन बिल्कुल नीचे झुकने से सहन कर सके, वो होता है गार्डिंग की तनन क्षमता। अब मैं बताता हूँ गार्डिंग के प्रकार, क्या बताऊंगा, गार्डिंग के प्रकार बताता हूं आपको मैं। आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी बातें कर लेता हूं मैं। टाइप्स ऑफ गार्डिंग, टाइप्स ऑफ गार्डिंग, इसकी बात कर लेता हूं। देखो गार्डिंग वैसे दोस्तों 5 प्रकार की होती है, ठीक है। 5 प्रकार कौन कौन से होंगे आपको नाम लिखवा देता हूं। देखो पहला प्रकार रहेगा यहाँ पे गार्डिंग में क्रेडल गार्डिंग, क्रेडल गार्डिंग रहेगा। दूसरा प्रकार रहेगा केज गार्डिंग, देखो क्रेडल गार्डिंग, ठीक है ना, एक तो क्रेडल गार्डिंग, एक केज गार्डिंग, और एक आता है ब्रिड गार्डिंग, एक आता है ब्रिड गार्डिंग, एक बीड गार्डिंग आता है,
एक ट्रॉली गार्डिंग आता है। क्या आता है? ट्रॉली गार्डिंग। ये 5 प्रकार की गार्डिंग आती हैं। अब 5 प्रकार की गार्डिंग कहाँ स्थापित करते हैं उनके बारे में आज बताने वाला हूं। आप देखो, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? देखो, सबसे पहले मैंने आपको दिखाई ये गार्डिंग कौन सी, इसको कहते हैं क्रेडल गार्डिंग की बात करता हूं मैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? क्रेडल गार्डिंग की बात करता हूं। देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रेडल गार्डिंग। क्रेडल गार्डिंग ये इसकी बात करिए कहाँ की जाती है। जैसे आपको मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन कैसी? ये 3 माने के तार, देखो ये 3 तार हैं, ऐसे बराबर में जा रहे हैं। तीनों तार क्या होंगे? ऐसे बराबर में जा रहे हैं, ऐसे सीधे सीधे जा रहे हैं, ऐसे एक पोल यहाँ पे एक पोल यहाँ पे। तो इसके नीचे जाल बिछाया जाता है, इस लाइन के नीचे, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ओवरहेड हॉरिजॉन्टल लाइन। और यही 3 तार ऐसे होंगे, यही 3 तार कैसे होंगे? बराबर में ऐसे चल रहे हैं। देखो ये 3 तार ऐसे बराबर में ऊपर नीचे चल रहे हैं। तो उसके चारों तरफ गार्डिंग करेंगे, वो क्या होती है? वर्टिकल लाइन। तो आपको वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या लिखाऊंगा ऊर्ध्वाधर लाइन। हॉरिजॉन्टल को हिंदी में ऊर्ध्वाधर कहते हैं और वर्टिकल को क्षैतिज लाइन कहते हैं। याद रखना, क्षैतिज लाइन। मैं लिखूंगा क्षैतिज लाइन की बात करता हूं तो ये वर्टिकल लाइन आ गई, मैं लिखा दूंगा। और एक हॉरिजॉन्टल आती है, उसको कहते हैं ये ऊर्ध्वाधर लाइन आती है। तो ये गार्डिंग कहाँ की जाती है? देखो, ये गार्डिंग वैसे देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में की जाती है। लिख लेना, ये गार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में की जाती है। एक तो ये याद रखना, कौन सी? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहाँ से होती है? देखो, डिस्ट्रीब्यूशन 2 प्रकार की लाइनें होती हैं। एक होती है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और एक होती है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 11 kV की होती है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 415 वोल्टेज की होती है। दोनों लाइन में की जा सकती है। ठीक है, तो लगभग कहाँ करेंगे? ये 11 kV तक की बात कर सकते हैं। इसलिए क्रेडल गार्डिंग कहाँ होती है? लगभग 11 kV, या फिर यदि ट्रांसमिशन सिस्टम में जाएं तो 33 kV तक कर सकते हैं। ठीक है ना? तो लगभग तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होती है, क्रेडल गार्डिंग में होती है। देखो, अब उसमें कह सकते हैं कि ये किस प्रकार की लाइन में होती है। ठीक है ना? ये क्रेडल गार्डिंग किस प्रकार की लाइन में होती है? ये कह सकते हैं गार्डिंग ऊर्ध्वाधर लाइन में होती है। इसके बारे में लिख सकते हैं, ये ओवरहेड, मैं शॉर्टकट लिख, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, डीबी लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल लाइन लिख देता हूं, या मैं ऊर्ध्वाधर लिख देता हूं, ऊर्ध्वाधर लाइन में की जाती है, में की जाती है। समझ गए मेरी बात को? तो ये लाइन कहाँ होगी? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में की जाती है। और ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन कुछ ही 3 तार बराबर चल रहे हैं, उसमें की जाती है। अच्छा, इस गार्डिंग की बात करें, ये जो गार्डिंग करते हैं, मैं आपको नमूना दिखाया थोड़ी देर पहले कि 2 पोल होंगे, पोल के नीचे से पूरा जाल बिछा कर रखेंगे। ये गार्डिंग अर्थ से संयोजित होती है, ये अर्थ से संयोजित होती है। भूमि से, अर्थ से कहाँ होगी? जहाँ से गार्डिंग शुरू होती है। जैसे किसी रोड के ऊपर गार्डिंग बनाई तो सीधा कनेक्शन किससे होगा? अर्थ से कनेक्शन होगा, इसका सीधा कनेक्शन अर्थ से होगा। तो ये गार्डिंग अर्थ से कनेक्टेड होती है। वहीं पोल के पास अर्थ करेंगे और सीधा कनेक्शन अर्थ से कर देंगे कि जब भी कोई तार टूटे तो सीधा कहाँ जाकर टकराएगा? जैसे ये तार है, यहाँ जाल बिछाया, नीचे ये जाल बिछ रहा है, ये तार टूट के कहाँ जाएगा? इसके साथ टच होगा। तो ये जो कंडक्टर है, चालक तार, ये किससे? अर्थ से संयोजित हो जाएगा। और जहाँ सिस्टम कंट्रोल होता है वहां से पूरी लाइन बंद हो जाती है, वो सर्किट ब्रेकर ऑफ हो जाता है और मानव जीवन की सुरक्षा हो जाती है। ठीक है, ये अर्थ से कनेक्टेड होती है। एक तो ये लाइन थी आपकी। दूसरी बात करता हूँ केज गार्डिंग की। कौन सी की? केज गार्डिंग की बात करूँ यहाँ पे, ये होती है आपकी केज गार्डिंग। अब केज गार्डिंग कैसी है? मैंने आपको बताया, ये गार्डिंग वर्टिकल लाइन में की जाती है, मतलब कि क्षैतिज लाइन में की जाती है। क्षैतिज लाइन का मैंने आपको नमूना दिखा था ना, यहाँ क्षैतिज लाइन ये होती है, यहाँ पे ये सीधी लाइन ऐसी होती है, ऊपर नीचे 2-3 तार होते हैं, यहाँ से ये पोल होता है आपका, और यहाँ से ये गार्डिंग शुरू करते हैं ऐसे। ये आपकी वर्टिकल लाइन है। ठीक है ना? ये कैसी है? वर्टिकल में ये कह सकते हैं कि क्षैतिज लाइन, जो ऊपर नीचे सीधे तार होते हैं। तो आपके सामने परीक्षा में या तो हॉरिजॉन्टल नाम आएगा, जिसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, या आपके सामने वर्टिकल नाम आएगा, जिसको क्षैतिज लाइन कहते हैं। तो केज गार्डिंग कहाँ होती है? ये भी वितरण लाइनों में ही होती है। ये भी कहाँ से कहते हैं? ये गार्डिंग भी वितरण लाइन में होती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होती है। ये गार्डिंग भी वितरण लाइन में होती है। लेकिन कैसी लाइन में होगी? ये क्षैतिज लाइन में होती है। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन क्षैतिज लाइन, क्षैतिज में वर्टिकल लाइन, याद रखना, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, क्षैतिज लाइन में होती है।
एक ये याद रखना। और अब ये गार्डिंग देखो, मैंने आपको बताया था ना, ये गार्डिंग किससे कनेक्टेड होती है, ये ऊपर वाला तार तो आपको मिलेगा EN का, और ये L1 का मिलेगा, ये L2 का, ये L3 का डायग्राम बना लो। और यहाँ जो तार मिलेगा आपको, यहाँ ये तार मिलेगा आपको किसका, E का मिलेगा। तो ये गार्डिंग किससे कनेक्टेड है, अर्थ से और न्यूट्रल दोनों से कनेक्टेड है ये गार्डिंग। तो याद रखना, केज गार्डिंग वर्टिकल लाइन में की जाती है, लेकिन ये गार्डिंग अर्थ और न्यूट्रल दोनों से कनेक्टेड होती है। ये न्यूट्रल है, ये आपका अर्थ है, दोनों से कनेक्टेड है, याद रखना। तो लिख सकते हैं इस गार्डिंग के बारे में, कौन से में, केज गार्डिंग के बारे में लिख सकते हैं। ये लाइन, ये गार्डिंग, ये गार्डिंग, ये गार्डिंग न्यूट्रल, किससे, न्यूट्रल व अर्थ से कनेक्ट होती है या संयोजित होती है। किससे होगी, न्यूट्रल व अर्थ से संयोजित होगी ये गार्डिंग। ठीक है, अब ये तो थी दो गार्डिंग। अब देखो ये दोनों गार्डिंग की बात करें, फिर मैं आपको बताता हूँ दोनों गार्डिंग, ये गार्डिंग एक तो ये और ये गार्डिंग, दोनों गार्डिंग की बात करें, ये कहाँ करते हैं। देखो ये आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन में होती है, या फिर वर्टिकल लाइन में होती है। लेकिन ये सड़क, ये लिखना, ये कहाँ होती है, सड़क। दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों गार्डिंग, क्रेड गार्डिंग और ये क्रेड गार्डिंग। ये सड़क की बात करें, गली की बात करते हैं, या फिर सड़क, गली या कोई रास्ता से क्रॉस होने वाली और हेडलाइन पर की जाती है। अब कहेंगे तो रेलवे की बात करें, रेलवे में नदी, तालाब, वहाँ कौन सी गार्डिंग होती है, ठीक है ना, वहाँ कौन सी गार्डिंग होती है, वो गार्डिंग अलग आती है, आपको मैं दिखाता हूँ। तो अब लिखते हैं, ये बाकी गार्डिंग बच गई आपके पास तीन, एक तो होती है ब्रिड गार्डिंग, एक बिड गार्डिंग और एक ट्रॉली गार्डिंग। ये तीनों की तीनों गार्डिंग ट्रांसमिशन लाइन में होती हैं या फिर ओवरहेड लाइन में होती है। देखो ओवरहेड लाइन में कौन सी में, ये ट्रांसमिशन लाइन की बात में, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में की जाती है। अब ट्रांसमिशन लाइन में क्यों, देखो इसकी विशेषता है। देखो मैंने आपको तो सभी गार्डिंग अर्थ से कनेक्टेड होंगे, तो बात सही है। ट्रांसमिशन लाइन में क्यों, देखो ट्रांसमिशन लाइन में टावर प्रयोग होते हैं जो कि ऊंचे होते हैं, 30-30 मीटर तक उनकी हाइट होती है, ठीक है ना, बल्कि 30-30 मीटर, 35-35 मीटर तक उनकी हाइट होती है, याद रखना मेरी बात। तो वो लाइनें कहाँ होंगी, किसी नदी, सड़क, किसी नदी, गली, वहाँ तो होनी है। उसके बिना जो गार्डिंग होती है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन में क्या आएगा आपके सामने, ये आपके रेलवे लाइन आती है, कम्युनिकेशन लाइन आती है, या किसी छोटी मोटी अन्य लाइनें आती हैं। तो लिख सकते हैं ये जो तीनों गार्डिंग ट्रांसमिशन लाइन में होती हैं। ट्रांसमिशन में कौन सी में, प्राइमरी ट्रांसमिशन हो सकती है और सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो सकती है, दोनों लाइनों में हो सकती है। किसी अन्य वोल्टेज की लाइन को पार करने वाली ओवरहेड लाइन में प्रयोग की जाती हैं। ये गार्डिंग भिन्न प्रकार के वोल्टेज, जैसे 33 kV का वोल्टेज आ गया, 11 kV की वोल्टेज की लाइन आ गई, जो भी वोल्टेज जैसी ये लाइन है, इसको एक दूसरी लाइन पार कर रही है, ठीक है ना, ये लाइन है, इसको दूसरी लाइन पार कर, तो उस लाइन के नीचे, उस लाइन में ये क्रेडल गार्डिंग की जाएगी। तो लिख सकते हैं तीनों गार्डिंग, इसके भी काम बताऊंगा क्यों होते हैं, क्या होता है। तीनों गार्डिंग ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग की जाते हैं। ये गार्डिंग भिन्न प्रकार के वोल्टेज वाली लाइन को क्रॉस करती हुई ओवरहेड लाइन में स्थापित की जाती हैं, ठीक है। नीचे की लाइन तो अलग होगी, ये लाइन में तो अपने क्रेडिट गार्डिंग हो जाएगी, उसके ऊपर से जो लाइन जाएगी उसकी सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कौन सी का, बिड गार्डिंग, ट्रॉली गार्डिंग होता है, ठीक है ना। तो लाइन को पार करने के लिए ये ट्रॉली गार्डिंग प्रयोग करते हैं, एक लाइन से दूसरी लाइन पार करती है, उसके ट्रॉली गार्डिंग का प्रयोग करते हैं, याद रखना बात, ठीक है ना। और उसके बाद में ये बिड गार्डिंग और ये ब्रिड गार्डिंग ट्रांसमिशन लाइन को पक्षों से सुरक्षा के लिए करते हैं। जैसे ये अपने सस्पेंशन इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर लंबा देगा, ऐसा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं आपको छोटा डायग्राम बना के दिखाऊँ, ये माना कि सस्पेंशन इंसुलेटर आपका ये लटक रहा है, देखो ये डिस्क इंसुलेटर है, और यहाँ से तार चला गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ कोई पक्षी बैठ गया, तो इस पक्षी माना कि लंबा पक्षी है, तो ये इस डिस्क के पास जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे, इस चालक तार के ऊपर ब्रिड गार्डिंग लगा देंगे कि पक्षी बैठ भी जाएगा तो चालक से संपर्क नहीं हो और आपस में शॉर्ट सर्किट नहीं हो सके। यहाँ इस ब्रिड गार्डिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ब्रिड गार्डिंग एक होता है, ये ब्रिड गार्डिंग दोनों होते हैं। एक जैसे टावर है, कोई ट्रांसमिशन लाइन का टावर है, आपको दिखाता हूँ कैसा टावर है, देखो ये जैसे आपको दिखाता हूँ, और बाकी गार्डिंग ट्रॉली गार्डिंग तो नीचे आ गई, और ये आपको दिखाता हूँ बाकी जैसे आपका टावर आ गया, कौन सा टावर, जैसे ट्रांसमिशन लाइन का टावर आ गया, ये टावर आ गया, और यहाँ इसका क्रॉस आर्म है,
यहाँ इसका क्या है, क्रॉस आर्म है यहाँ पे, और ये सस्पेंशन इंसुलेटर लटके हुए हैं यहाँ, ये, और चालक तार ऐसे जाएगा, इसके पास से ऐसे जाएगा। तो ये आपका जो ये आज आपका क्रॉस आर्म है ये तो यहाँ क्या करते हैं, जैसे अपने इस प्रकार से एक लगाते हैं, इस प्रकार से लगा देते हैं यहाँ पे, तो उसको कहते हैं ब्रिड गार्डिंग, ठीक है ना। तो ये तो ब्रिड गार्डिंग होगी, और ये ब्रिड गार्डिंग दोनों के दोनों मतलब पक्षियों से सुरक्षा के लिए। तो ट्रांसमिशन लाइन को पक्षियों से सुरक्षा करने के लिए ब्रिड गार्डिंग का प्रयोग किया जाता है कि पक्षी कहीं लाइन को फाल्ट नहीं कर दे, लाइन को शॉर्ट नहीं कर दें। और ट्रॉली गार्डिंग एक लाइन से दूसरी लाइन को पार करते उसके नीचे लगाते हैं ट्रॉली गार्डिंग। ये कहाँ करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में। और सभी की सभी गार्डिंग अर्थ से कनेक्टेड होती हैं कि जो भी चालक तार टूटे जिसमें से धारा प्रवाहित हो, वो इससे मतलब कि किसी आम जनता से संपर्क नहीं हो और गार्डिंग पर जाके टिके, और गार्डिंग में अर्थ है वो पूरा करंट अर्थ में जाए, और उससे पहले ही जो लाइन का कंट्रोल जहाँ होता है वो लाइन बंद हो जाए, जिससे मानव जीवन की सुरक्षा हो जाए। तो दोस्तों ये तो थी आपकी गार्डिंग। अब बताता हूँ आपको सैग क्या होता है। अब क्या देखेंगे, सैग देखेंगे। सैग मतलब झोल क्या होता है, झोल या ढील बोलते हैं जिसको, ढील, ये क्या होता है, सैग क्या होता है। और हेडलाइन में सैग क्या होता है इसकी बात करते हैं। अब देखो सैग की बात करें, दो पोल हैं, एक पोल तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो एक पोल आप लोगों ने बनाया माना है ये, और एक पोल आपका ये है, गौर से सुना मेरी बात। और यहाँ आपने लगाया एक इंसुलेटर, क्रॉस आर्म लगा दिया, और ये इंसुलेटर लगा दिया, ठीक है। अब इंसुलेटर से क्या तार खींच के ले जाएंगे, माना कि ये तार खींच रहे, एक लाइन से दूसरी लाइन में ये तार खींच लिया आप लोगों ने, ये तार खींचा। तार की तनन क्षमता क्या होनी चाहिए थी, तार की तनन क्षमता ये होनी चाहिए थी कि ये तार यहाँ से सीधा खींचने वाला था यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे मानो तो यहाँ से कर देता हूँ मैं, तार यहाँ से सीधा खींचने वाला था यहाँ से, और आप लोगों ने खींचा कैसे, ये ऐसे खींचा। तो ये क्या है, ये झोल है, किसमें, उस चालक तार, तीन चालक तार होती होगा, इसको कहेंगे सैग, सैग कहते हैं। सैग की आवश्यकता क्यों होती है ये आपको बताऊंगा, सैग का मान कैसे निकाल सकते हैं ये आपको बताऊंगा। ये क्या आपका पोल, तो ये यहाँ से देखो, ये माना कि ये क्या थी, ये आपकी पृथ्वी है, ये मतलब कि आपकी भूमि है, तो यहाँ से ये क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी, ये दूरी होगी इसकी, किसकी, सैग की चालक तार से ग्राउंड क्लियरेंस होगी, ठीक है ना। ग्राउंड क्लियरेंस अंतराल हो गया, या ग्राउंड क्लियरेंस लिख देता हूँ, ग्राउंड का जमीन क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक का क्या देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की बात कर जाए, ये होता है स्पान, दो चालकों के बीच की दूरी, ये ग्राउंड क्लियरेंस, ये आपका सैग। इसके बारे में देखें। अब सैग किसे कह सकते हैं, देखो सैग, आपको सैग की आवश्यकता क्यों होती है, सैग क्यों छोड़ा जाता है। दो पोल या दो टावर, शुरू लाइन में दो पोल दो टावरों के बीच जो ओवरहेड लाइन के चालक प्रयोग किए जाते हैं, उन चालकों में कुछ वो चालक कुछ झुके होते हैं, कुछ ढीले होते हैं, उसको कहते हैं सैग। लिखना चाहो तो लिख लो परिभाषा, दो चालक या दो टावर की में ओवरहेड लाइन के बीच में वो चालक तार कुछ झुके हुए होते हैं। सप्लाई लाइन के तार या ओवरहेड लाइन के तार झुके होते हैं, उस झुके हुए होने को ही सैग कहते हैं। ये क्यों होता है, देखो मौसम की बात करते हैं, सभी प्रकार के मौसम, गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, मौसम की बात आती है। मौसम में क्या, तापमान कम होता है, तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होता है तो तार फैलता है, तापमान कम होता है तार सिकुड़ता है। प्रत्येक धातु फैलते हैं और प्रत्येक धातु सिकुड़ती हैं, ठीक है। ठंडा होता है तो सिकुड़ जाते हैं और तार फैलते। अब माना कि आप लोगों ने पहले ही इसको खींच के छोड़ दिया, आपने तार को खींचा, यहाँ से यहाँ तक का खींच दिया, सपोज करना तार को खींचा। अब ठंडे मौसम की बात करें, सर्दी का मौसम आ गया, तार सिकुड़ेगा, दोनों पोलों को तोड़ सकता है, दोनों पोलों को तार सिकुड़ेगा तो अपना ऑटोमेटिक खिंचेगा, चाहे कितने भी जोर खींच के टूटेगा तो तार टूट जाएगा या फिर पोल टूट जाएंगे। एक चीज तो पक्की टूटेगी, क्योंकि प्रकृति से कोई बच नहीं पाता है, तो वो प्रकृति का खेल है कि तार सिकुड़ेगा, खींचेगा, खींचते ही टूटेगा। इसलिए इसमें पहले ही सैग छोटा था कि सर्दी के मौसम में तार खींच जाए तो भी आराम से ये पोल और ये चालक तार आराम से सहन कर सके। या फिर गर्मी के मौसम में वो तार पहले मैंने टाइट कर, गर्मी के मौसम में ढीला होगा तो वो ढीला हो जाएगा आराम से, कि इतना भी ढीला नहीं हो कि गर्मी के मौसम में वो तार कि एक दूसरे चालक तार आपस में टकरा जाए, क्योंकि तीन तार बराबर में चलते हैं, कोई झूल के आपस में टकरा नहीं जाए। इसलिए कहते हैं सभी प्रकार के मौसम में मौसम के परिवर्तन से तार में खिंचाव होता है और तार में ढील होती है, तार फैलता है और तार में खिंचाव होता है।
तो तार तापमान मौसम का बढ़ता है तो तार फैलता है, तापमान घटता है तो तार सिकुड़ता है, तार की लंबाई घट जाती है, चालक तार की लंबाई घट जाती है। इसलिए उस वातावरण में तापमान के परिवर्तन के कारण शिरोपुरी लाइन में कुछ झोल रखा जाता है, कुछ ढील रखी जाती है जो ओवरहेड लाइन वातावरण को सहन कर सके, जो कि ओवरहेड उस वातावरण के तापमान को सहन कर सके। ये झोल इतना रखा जाता है, याद रखना, ये झोल कितना रखेंगे, ये झोल इतना रखा जाता है कि दो चालक तार आपस में टकराकर शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाए और जमीन से क्लियरेंस आसानी से मिल जाए। वो क्लियरेंस कितनी होती है, मैंने आपको इस कल वो पढ़ाए थे ना, भारतीय विद्युत अधिनियम पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कितनी क्लियरेंस ग्राउंड से होनी चाहिए, ठीक है ना, और कितनी क्लियरेंस दो तारों के बीच में होनी चाहिए, भवन से दूरी कितनी होनी चाहिए, और हेड लाइन से 19 फीट 20 फीट अलग अलग लाइन की बताई थी। तो वो देख लेना कि यहाँ इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए, लेकिन झोल कितना छोड़ा जाता है उसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो लिख लेना, ये झोल की परिभाषा लिख लिया आप लोगों ने। अब सैग की मैं आपको वो दिखाता हूँ फॉर्मूला, सैग किसके समानुपाती होता है, सैग कितना छोड़ा जाता है, ठीक है। सैग में आपको क्या मिलेगा, एक तो चालक तार का वजन मिलेगा, इसका चालक तार का भार मिलेगा। मैं पहले वो पॉइंट लिखा देता हूँ। सबसे पहले पॉइंट किसकी बात करेंगे, इसमें वजन कितना है, ठीक है ना। और ट्रांसमिशन लाइन में इसकी ब्रेकिंग क्षमता कितनी होती है, 317.5 kg होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कितनी होती है, 136 kg होती है। आपको लिखाऊंगा जी, अभी मैंने कल लिखवा दिया था, फिर भी आपको लिखवा दूंगा। अब लिखाता हूँ चालक तार का भार। चालक तार का भार कौन कौन प्रभावित करता है सैग को, सैग को प्रभावित करने वाले कारक। चालक तार का भार प्रति मीटर में, कि 1 मीटर में चालक तार का भार कितना होगा उसकी बात कर लेता हूं। दो पोलों के बीच की दूरी, दो पोलों के बीच की दूरी सैग को प्रभावित करती है, सैग को छोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और एक चालक तार जो अपन लेंगे ना, उसकी तनन क्षमता, तनन क्षमता की बात कर लेता हूं। और एक इसका जो अपना जो ग्रेविटी कंट्रोल होता है उसकी बात, वो एक फिक्स होता है, वो आपको बता दूंगा। ये तीनों चीजें प्रभावित करती हैं किसको, सैग को। सैग में सैग को तार को कितना ढीला छोड़ा चाहिए, और एक टेम्परेचर देखा जाता है, उस समय का टेम्परेचर देखा जाता है, वो टेम्परेचर भी इसको प्रभावित। जैसे गर्मी के मौसम में सैग लेंगे तो टेम्परेचर के अनुसार उस चालक तार को टाइट कर लेंगे, सर्दी के मौसम में सैग छोड़ते हैं तो चालक तार को कुछ ढीला कर देते हैं। टेम्परेचर भी प्रभावित करता है सैग को, ठीक है ना। तो वो बात अलग थी, टेम्परेचर में यहाँ सैग को छोड़ने में टेम्परेचर भी अपने यहाँ, लेकिन वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। टेम्परेचर तो एक आईडी से एक नॉर्मल तरीके से एवरेज में ले लेते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब सैग का फॉर्मूला लिखाता हूँ कि सैग किस प्रकार छोड़ा जाता है, कितना सैग छोड़ेंगे यहाँ पे, कितना चालक तार में झोल छोड़ सकते हैं जमीन से ऊपर, या कितनी क्लियरेंस रख सकते हैं। जैसे 18 फीट चाहिए, 18 फीट कितनी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस सैग का फॉर्मूला लिख दूंगा यहाँ पे, आप समझ जाओगे। सैग बराबर, सैग को कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपके सामने परीक्षा में काफी बार पूछा जाएगा। सैग को निकालेंगे चालक तार का भार, चालक तार का भार किसमें, प्रति मीटर में, इनटू चालक तार का भार प्रति मीटर में। और मैंने आपको दूसरा पॉइंट लिखा था, दो पोलों के बीच की दूरी, दो पोलों के या टावर होंगे या दो पोल होंगे, दो पोलों के बीच की दूरी का वर्ग, दूरी का स्क्वायर, ये होता है दूरी का स्क्वायर, और ये अपॉन। अब बात करेंगे वो जो ग्रेविटी कंट्रोल मैंने आपको बताया था, वो 8 फिक्स होता है 8। और फिर चालक तार की तनन क्षमता, चालक जो तार है जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन का है या फिर अपन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का है, चालक तार का तनन बल होता है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका सैग का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के द्वारा आप सैग को ज्ञात कर सकते हो। फिर भी आपको शॉर्टकट दिखाऊं इसका फॉर्मूला और क्या आ सकता है, जैसे सैग का फॉर्मूला दिखाता हूं आपको। सैग बराबर, सैग की परिभाषा, सैग को कौन प्रभावित करने वाला है, चालक तार। अब लिख लेना सैग समानुपाती, सैग किसके समानुपाती, चालक तार का भार, ठीक है ना, भार, चालक का भार, चालक का भार इनटू डिस्टेंस, दूरी कर लेता हूं, दूरी, दो पोलों के बीच की दूरी, इसके समानुपाती होता है। सैग और किसके समानुपाती होता है, सैग समानुपाती। एक तो इसके समानुपाती हो गया, होगा नहीं, और सैग किसके समानुपाती होगा अगले में, चालक तार का खिंचाव बल, उसके भी मतलब कि इसके भी ये अपना खिंचाव, इसके भी अपने विलोमानुपाती होता है। तो लिख लेना चालक तार के तनन बल की विलोमानुपाती और चालक तार के भार प्रति मीटर, ये मीटर लिखा, भार प्रति मीटर में लिखा है,
और इसकी दूरी के समानुपाती होता है। तो उसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, इसको शॉर्टकट में आपके सामने क्या आ सकता है, सेग बराबर शॉर्टकट में आ सकता है एम डी स्क्वायर एट एफ टी, ये आता है एफ टी। अब देखो ये एम क्या है, एम चालक तार का भार प्रति मीटर में, एम बराबर कंडक्टर मास, मास लिख देता हूं, मास प्रति मीटर, और डी क्या है, डिस्टेंस किसकी, दो पोलों के बीच की दूरी, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर, और एफ टी क्या है, एफ टी का मान फिक्स है, ट्रांसमिशन लाइन में 317.5 kg होता है और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में 136 kg होता है, और एवरेज में 317.5 ही लिया जाता है कि ट्रांसमिशन लाइन का ही सेग निकाला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का सेग बहुत कम लेते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में से जैसे 11 kV लाइन में कोई सेग नहीं छोड़ते, अपने हिसाब से करते हैं, कोई सेग नहीं लगाता है। तो लगभग यही आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है, इससे आप सेग को निकाल सकते हो। आपके सामने क्या मिलेगा, चालक तार का बल मिलेगा, प्रति मीटर में इतना वजन होता है, और ये मान आपको फिक्स दिखाएगा, ये एट भी फिक्स रहेगा और ये 317.5 भी फिक्स रहेगा, डिस्टेंस आपको मिलेगी, आप सेग बता सकते हो कि चालक तार में इतना सेग छोड़ा जा सकता है। दोस्तों ये था आपका सेग, काफी बार पूछा जाता है, कहाँ कभी कभी इसके बीच में जो स्पान नाम आता है ना, यहाँ मतलब कि इसके बारे में स्पान भी आ सकता है, दूरी के बदले में, दूरी में क्या आता है, स्पान भी आ सकता है। स्पान देखो मैंने लिखा है, ये स्पान लिखा है, ये दो चालकों के बीच की दूरी को स्पान कहते हैं, दो पोलों के बीच की दूरी को, दो टावर के बीच की दूरी को स्पेन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ स्पेन भी आ गया, मैंने दूरी लिखवाई है, स्पेन नाम आ गया, तो आप टेंशन मत लेना कि सर स्पेन क्या आ गया बीच में, स्पेन भी आ सकता है। ये आपका था सेग। अब देखो कभी कभार एक नाम हो रहा था क्रॉस आर्म, क्या होता है वो भी ज़्यादा हार्ड मैंने पहले बता भी दिया है, अब ध्यान में आगे बता देता हूँ। देखो क्रॉस आर्म होता है, ये किसी चालक, किसी पोल, किसी टावर पर जहाँ पर इंसुलेटर स्थापित किए जाते हैं, ये क्या होंगे, यहाँ इंसुलेटर लगाएंगे, ठीक है ना, यहाँ क्या लगाएंगे, इंसुलेटर लगाएंगे, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्रॉस आर्म हो गया। क्रॉस आर्म क्या करता है, क्रॉस आर्म इंसुलेटर को स्थान प्रदान करता है जिसके ऊपर चालक तार स्थापित, इंसुलेटर पे क्या होते हैं, चालक तार होते हैं, तो क्रॉस आर्म चालक तारों को इंसुलेटर की सहायता से स्थापित करवाता है, स्थान प्रदान करता है। क्रॉस आर्म कहाँ लगे होते हैं, टावर या पोल पर होते हैं। क्रॉस आर्म पर क्या होता है, इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर पे क्या होता है, चालक तार होते हैं। तो कह सकते हैं ये चालक तारों को इंसुलेटर की सहायता से स्थान प्रदान करता है, इसको क्रॉस आर्म कहते हैं। दोस्तों ये तो था आपका डिस्ट्रीब्यूशन या ओवरहेड लाइन में आपके सेग और आपका गार्डिंग। अगली वीडियो में आपको रिले एंड प्रोटेक्शन दिखाऊंगी कि इस लाइन की सर्किट ब्रेकर की बात कर लेते हैं, अगली वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू, धन्यवाद।